आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। नमस्कार, 11 जनवरी है आज, दिन है सोमवार और शाम का खबरनामा दिन भर लेकर हाजिर हूं मैं अमन गुप्ता। किसान कानूनों को लेकर लगाई गई अर्जियों पर सुनवाई के दौरान आज सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को जमकर सुनाया। कहा कानून को होल्ड करें, नहीं तो हम कर देंगे। अब ऐसे में क्या कोर्ट ही इस विरोध का कोई हल निकालेगा? और छोटे किसानों के लिए बनाई गई एक योजना में उनका हक मारे जाने का एक घोटाला सामने आया है, जिसके बारे में खुद कृषि मंत्रालय ने खुलासा किया है। क्या है ये घोटाला और कैसे हुआ, बताएंगे। तीसरी खबर में जानेंगे कि सत्ता हस्तांतरण के कुछ दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाअभियोग लाए जाने की बात क्यों हो रही है। और आज सिडनी टेस्ट को ड्रा कराने की टीम इंडिया की रणनीति और प्रदर्शन पर आखिर में बातचीत होगी। लेकिन फिलहाल हेडलाइंस का वक्त है, लेकर आई हैं खुशबू। देश में 16 जनवरी से शुरू हो रहे वैक्सीनेशन अभियान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। फर्स्ट फेज में 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। इनमें 3 करोड़ कोरोना वॉरियर्स को लगने वाली वैक्सीन का खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। सीरम इंस्टीट्यूट के सूत्रों ने आज तक से इस बात की पुष्टि की है कि देश में ऑक्सफोर्ड की कोविशील्ड वैक्सीन की कीमत 200 रुपये प्रति डोज होगी। सुप्रीम कोर्ट में आज किसान आंदोलन से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई हुई। कृषि कानून पर सुप्रीम कोर्ट 12 जनवरी को आदेश जारी करेगा। साथ ही अदालत ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए कमेटी बनाने का आदेश दिया है। चुनाव आयोग ने पिछले वित्त वर्ष में क्षेत्रीय दलों को मिले चंदे की जानकारी जारी की है। इसके मुताबिक पिछले साल सबसे ज़्यादा चंदा शरद पवार की पार्टी एनसीपी को मिला है। मायावती के नेतृत्व वाली बसपा को 20,000 रुपये से भी कम का चंदा मिला है। समाजवादी पार्टी के नेता अब्दुल्ला आजम खान की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 1 हफ्ते के लिए टल गई है। किसान आंदोलन में पैरवी करने के कारण सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल यूपी सरकार की ओर से पेश नहीं हो सके। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने रविशंकर प्रसाद को पत्र लिखकर व्हाट्सएप को उसकी नई प्राइवेसी पॉलिसी लागू करने से रोकने के लिए कहा है। कैट ने कहा है कि ऐसा नहीं करने की स्थिति में सरकार को व्हाट्सएप के साथ साथ उसकी पेरेंट कंपनी फेसबुक पर भी बैन लगा देना चाहिए। ब्राज़ील, मोरक्को, सऊदी अरब, म्यांमार, बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों ने भारत से वैक्सीन की आधिकारिक तौर पर मांग की है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा है कि वह काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख भारत से वापस लेकर रहेंगे। ओली का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावली भारत के दौरे पर आने वाले हैं। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी में खेला गया तीसरा टेस्ट ड्रॉ रहा। इस मैच को ड्रॉ कराने में आर अश्विन और हनुमा विहारी ने बड़ा योगदान दिया। हनुमा विहारी और अश्विन ने 256 गेंदों में नाबाद 62 रनों की पार्टनरशिप की, जिसके बदौलत टेस्ट ड्रॉ रहा। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। शाम का न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट दिन भर सुन रहे हैं आप। मेरा नाम अमन गुप्ता है। सबसे पहले बात किसानों की, उनके आंदोलन की, उनसे जुड़ी बहसों की। आप जानते हैं कि 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ 26 नवंबर से किसान दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर धरने पर बैठे हुए हैं। इस बीच सरकार और किसानों के बीच बातचीत का कोई हल नहीं निकला, क्योंकि सब अपनी बातों पर अड़े हैं। तो जब सरकार से बात नहीं बनी तो कोर्ट के दरवाजे पर दस्तक हुई। नए कृषि कानून रद्द करने समेत किसान आंदोलन से जुड़ी दूसरी अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। आज कृषि कानूनों को लेकर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे, जस्टिस बोपन्ना और जस्टिस राम सुब्रमण्यम की बेंच ने सरकार को जमकर फटकार लगाई। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे नाराज दिखाई दिए। उन्होंने सरकार से कहा कि हम बड़े दुख के साथ कहना चाहते हैं कि आप समस्या का समाधान नहीं कर पाए। आपने ऐसा कानून बनाया जिसका विरोध हो रहा है, लोग स्ट्राइक पर हैं। यह आपके ऊपर है कि आप इस समस्या का समाधान करें। साथ ही सरकार से 2 टूक पूछा कि क्या वो कानून को होल्ड कर रही है या नहीं। अगर नहीं तो हम कर देंगे। वहीं आम सहमति न बन पाने की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट कमेटी बनाने की तरफ बढ़ चुका है। कोर्ट ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए कमेटी बनाने का आदेश दिया है। इसके लिए मोदी सरकार और किसान संगठनों से नाम मांगे गए हैं। साथ ही कोर्ट ने आंदोलन में शामिल महिलाओं और बुजुर्गों से घर लौटने की अपील की है। अब कृषि कानून पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को आदेश जारी करेगा।
लेकिन फैसले से पहले एक किसान का क्या कहना है सुप्रीम कोर्ट से, वो सुनिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम सम्मान करते हैं, लेकिन गर्दन हमारी पूरी फंसी हुई है, उसको आधा निकालने की जरूरत नहीं, हमें पूरा निकालना है। तो सुप्रीम कोर्ट से मेरा आग्रह है कि इस तरह के कोई फैसला नहीं करे कि जो समझौते तक हो, क्योंकि हम लोग 1.5 महीने से इसको टाल रहे हैं। हम लोग समझौता नहीं चाहते, हम लोग पूरी तरीके से कानून को रद्द करना चाहते हैं। तीनों कानून रद्द होना चाहिए और MSP की गारंटी हमें चाहिए, इससे नीचे हम लोग नहीं है। तो जब सरकार से लगातार किसानों को नाउम्मीदी हाथ लग रही है, तो ऐसे में क्या कोर्ट से ही रास्ता निकलेगा? यही पूछा मैंने इंडिया टुडे के नेशनल अफेयर्स एडिटर राहुल श्रीवास्तव से। क्योंकि दोनों अपनी अपनी पोजीशन पे इतने अडिग हैं कि कोई बीच का रास्ता निकलना बहुत मुश्किल है। ये इस चीज के बावजूद कि किसानों की अगर डिमांड थी कि कई चीजें आपत्तिजनक हैं इस बिलों में, सरकार ने 9 अमेंडमेंट उसके अंदर सजेस्ट किए थे। पराली और बिजली को लेकर, बिलों को लेकर के जो परेशानी थी उसको भी सरकार बात करने को तैयार थी, पीछे हटने को तैयार थी। लेकिन किसानों की मांग अमेंडमेंट नहीं, बदलाव नहीं, किसानों की मांग थी कि बिल रद्द कर दिए जाएं और MSP पे कानून बनाया जाए। इसको देखते हुए कहीं ना कहीं बात साफ हो गई थी जो 8वीं बैठक हुई कि उसमें कि सुप्रीम कोर्ट में जाने के एक लीगल सोल्यूशन के अलावा कोई और निष्कर्ष निकलता नहीं दिख रहा है। ये बात जो आखिरी बैठक अभी 8 तारीख को हुई, उसके अंदर सरकार में नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री, उन्होंने साफ कहा कि अगर आप चाहें तो इस मामले का कोर्ट में निस्तारण हो सकता है, कि कोर्ट कह देगी कि बिल वाजिब है तो बिल रहेंगे, अगर कह देती कानून वाजिब नहीं तो ये बिल वापस ले लिए जाएंगे। किसानों ने कहा कि ऐसा ठीक नहीं होगा क्योंकि उसमें बहुत समय लगेगा। सरकार ने ये भी कहा कि रोज रोज की सुनवाई हो सकती है, डे टू डे हियरिंग से मामला जल्दी निपट सकता है। इसमें कहीं ना कहीं एक चीज साफ लग रही थी कि किसान वर्सेस सरकार जो मामला था, जिसको लेकर के गतिरोध बना हुआ था, सरकार की कोशिश थी कि सुप्रीम कोर्ट जाके अपनी दलील पेश की जाए कि बिल किस तरह से वैध है और एक निष्कर्ष जो निकले वो किसानों को सुप्रीम कोर्ट से मिले, जिससे कि सरकार वर्सेस किसान का जो एक खतरा बन रहा है वो ना बन पाए। इसको देखते हुए ये अहम पिटीशन जो थी, इसमें सुनवाई हुई है, इस तरह से मामला बढ़ा है। इसमें एक बात देखिए कि मूंछ की लड़ाई अगर किसानों और सरकार के बीच में चल रही है, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के आने से अगर कोई फैसला आता है तो वो दोनों के लिए मान्य हो सकता है और दोनों को ये नहीं लगेगा कि दूसरे के दबाव में उसको ये कदम पीछे खींचना पड़ा। लेकिन किसानों को अभी भी आपत्ति है, वो चाहते हैं कि ये फैसला कोर्ट से ना हो, ये फैसला सरकार के साथ हो, क्योंकि उनका झगड़ा, उनका कहना है कि सरकार के बिलों। ये थे इंडिया टुडे के नेशनल अफेयर्स एडिटर राहुल श्रीवास्तव, और बात हुई किसानों के हक की, जिसके लिए वे आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन कई किसानों के हक के मारे जाने वाली एक और खबर का खुलासा हुआ है। ये हालिया कानूनों से जुड़ा नहीं है, बल्कि एक योजना से जुड़ा हुआ है। ये योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। आप सबने इसके बारे में सुना होगा। इसके तहत हर साल छोटे और सीमांत किसानों, जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की ही जमीन होती है, उनके खाते में 6,000 रुपए डाले जाते हैं। लेकिन 2019 से जब से ये योजना शुरू हुई है, इसके अंतर्गत 20,48,000 ऐसे लोगों को 1,364 करोड़ रुपए की रकम दे दी गई, जिन्हें नहीं दी जानी चाहिए थी। यानी ये लोग इस योजना के लिए योग्य ही नहीं थे। ये बात खुद कृषि मंत्रालय ने एक RTI के जवाब में बताई है। इसमें कहा गया है कि 56% किसान ऐसे हैं जो आयकर भी भरते हैं और 44% ऐसे हैं जो योजना की एलिजिबिलिटी यानी अर्हता पूरी नहीं करते। और इस तरह के लाभार्थियों की बड़ी संख्या 5 राज्यों पंजाब, असम, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश में है। सबसे ज्यादा करीब 23% किसान पंजाब के हैं। हमारे पंजाब के रिपोर्टर मंजीत सहगल से मैंने बात की। लगातार खेती किसानी से जुड़ी खबरों को ट्रैक करते रहते हैं। मैंने पूछा उनसे कि इतनी बड़ी खामी हो कैसे गई और क्यों ना इसे घोटाला कहा जाए, और अब सरकार रिकवरी के लिए क्या प्रयास कर रही है। जी बिल्कुल, जैसा आपने इसको घोटाले की संज्ञा दी, तो ये सीधे सीधे रूप में घोटाला तो बिल्कुल है। और ये घोटाला सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं है, बल्कि पड़ोसी राज्य हिमाचल तक भी ये सामने आया है। हिमाचल में भी 11 करोड़ रुपए का गोलमाल हुआ है। दरअसल ये घोटाला इसलिए हुआ कि जैसे ही ये घोषणा हुई, तो जो अपात्र व्यक्ति थे उन्होंने भी पोर्टल पे जाके अपने आप को पंजीकृत करवा दिया। और आपको ये बताना चाहूंगा कि कई ऐसे सरकारी कर्मचारी, कई ऐसे अधिकारी और कई ऐसे व्यापारी भी किसानों की श्रेणी में आते हैं। हालांकि उनकी जो आमदन है वो काफी ज्यादा है और वो पात्र नहीं थे, लेकिन उन्होंने भी गोलमोल तरीके से पोर्टल में अपना पंजीकरण करवा के ये जो केंद्र सरकार की मदद थी किसानों के लिए, उसे गलत तरीके से हथिया लिया। हालांकि अब राज्य सरकारें इन लोगों से ये पैसा वापस वसूलने की कोशिश कर रही हैं और इनको चिन्हित कर दिया गया है, इनको नोटिस भेजे जा रहे हैं
और प्रयास किया जा रहा है कि इनसे पैसा वापस ले लिया जाए। लेकिन ये पैसा कब वापस लिया जाएगा, किस तरह से लिया जाएगा, क्या किसान देंगे भी या भी नहीं, ये बात भी देखने वाली है। पर फिलहाल जो प्रोसेस है इनसे पैसा वापस रिकवर करने का, वो शुरू हो गया है। अच्छा मंजीत, पंजाब के किसानों का नैरेटिव ऐसे तैयार किया गया है कि वहाँ के किसान तो खूब पैसे वाले हैं। आप कैसे देखते हैं इसे कि जब ऐसे आंकड़े आ रहे हैं तो क्या विरोध के बीच उनकी एक बार फिर से ऐसी ही छवि गढ़ने की कोशिश की जाएगी? कहा जाएगा कि देख लीजिए भाई, अब तो स्थिति सामने है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। दरअसल हम पंजाब के गीत संगीत देख लें, पंजाब का साहित्य देख लें, फिल्में देख लें, पंजाब के किसानों को एक इस तरह से पिक्चराइज किया जाता है या उनका महिमा मंडन किया जाता है कि वो बहुत ज्यादा अमीर हैं, बहुत ज्यादा वेल टू डू है, जबकि हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। अगर आंकड़ों की बात करें तो पंजाब का हर तीसरा जो किसान है वो गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर कर रहा है, और एक अनुमान के मुताबिक सिर्फ 4% जो किसान हैं वो अमीर हैं या फिर बड़े जिनको किसान कहा जा सकता है वो है। बाकी 96% जो किसान है वो गरीब हैं या उनकी जो आमदन है बेहद कम है। तो पंजाब का साहित्य, पंजाब का गीत संगीत भले ही उनकी एक अलग किस्म की छवि प्रस्तुत करता रहा हो, लेकिन पिछले 47 दिनों में जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है ये बात भी सामने आई है, ये हकीकत भी सामने आई है, उजागर हुई है कि पंजाब के किसानों का वो चेहरा नहीं है, वो तस्वीर नहीं है जो हम देखते आए हैं, सुनते आए हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। पिछले 3-4 सालों के दौरान ही 3000 से ज्यादा किसान आत्महत्याएं कर चुके हैं। आत्महत्या करने का बड़ा कारण यही है कि वो कर्जे के नीचे दबे हुए हैं। पंजाब में काफी अरसे से कर्जा ले लेकर ट्रैक्टर खरीदे गए, अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश की गई, शादी ब्याह पर कर्जे उठाए गए और यही कारण है कि कर्जे नहीं लौटाए गए। पिछले 30 सालों के दौरान पंजाब के किसानों की जो आमदन है वो लगातार घटती आ रही है, वो बढ़ी नहीं। कुछ मामलों में वो स्थिर भी है, लेकिन खर्चे बढ़ गए हैं और आमदन बढ़ी नहीं। यही कारण है कि पंजाब के किसानों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है और इसलिए उन्होंने कर्जे उठाए और कर्जे नहीं दे पाए, इसलिए आत्महत्याओं का दौर शुरू हुआ। तो हकीकत हमारे सामने है, भले ही उनको किसी भी रूप में दिखाते रहें, लेकिन सच्चाई यही है कि पंजाब के ज्यादातर किसान गरीब हैं। मंजीत, आखिर में आपसे ये जानना चाहूंगा कि सरकार से चूक कहाँ हो गई, क्योंकि बड़ी संख्या ऐसे किसानों की है जो आयकर भरते हैं, यानी एक तरह से उनका पूरा खाका सरकार के पास पहले से है, फिर भी उनके खातों में पैसा पहुंच गया जहां नहीं पहुंचना चाहिए था। जी देखिए, वैसे तो जो कृषि से हमारी आमदन होती है वो टैक्स फ्री है, उस पर टैक्स नहीं लगता, लेकिन कई किसान हैं जिनके और काम धंधे हैं तो वो टैक्स करदाताओं की श्रेणी में आते हैं और उन्होंने ही इस योजना का जो दुरुपयोग किया और वो दुरुपयोग करके जो है इस गलत तरीके से इस योजना का फायदा उठाया। और बहुत ज्यादा संख्या में इस तरह के किसान भी हैं, कई राज्यों में इस तरह के किसान हैं, जो बिल्कुल गलत बात है। अपात्र लोगों को ये मदद दे दी गई और इसमें प्रशासन की भी चूक है, क्योंकि प्रशासन ने उनको वेरीफाई नहीं किया कि क्या वो पात्र हैं या नहीं है या उनकी श्रेणी कौन सी है। अगर उनकी वेरिफिकेशन हो जाती तो शायद इस तरह का घपला घोटाला सामने ना आता, लेकिन अब ये घोटाला सामने आ चुका है तो अब सरकार के ऊपर दबाव है कि जो गलत तरीके से पैसे की अदायगी हुई है उन लोगों से वापस ली जाए। ये थे पंजाब में आज तक रेडियो के रिपोर्टर मंजीत सहगल। बीते हफ्ते अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी से जो तस्वीरें आईं, उनके आधार पर अमेरिका के लोकतंत्र का मजाक अब तक बनाया जा रहा है। दुनिया ने देखा कि कैसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक कैपिटल हिल में घुस गए, तोड़फोड़ की और घंटों तक सीनेट की कार्यवाही को रोके रखा, एक तरह से हाईजैक कर लिया। हिंसा हुई और कुछ लोगों की जानें भी गईं। इस घटना के बाद ट्रंप की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं और अब ट्रंप के खिलाफ महाअभियोग चलाने की बातें जोरों से हो रही हैं। अमेरिका में इसी महीने 20 तारीख को सत्ता का हस्तांतरण होना है। ट्रंप कुर्सी से हटेंगे और उनकी जगह जो बाइडेन सत्ता की कमान संभालेंगे। ऐसे में सवाल ये है कि जब ट्रंप 8-10 दिन बाद पद से हटने ही वाले हैं तो उन्हें इम्पीच करने यानी उनके खिलाफ महाअभियोग लाने की बात क्यों हो रही है? इम्पीचमेंट लाने के पीछे आखिर क्या मकसद है? इसी को समझने के लिए मैंने बात की प्रकाश के रे से। प्रकाश अमेरिकी लोकतंत्र, संविधान और चुनाव की गहरी समझ रखते हैं, उसमें रुचि रखते हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि 6 तारीख को जो कुछ भी हुआ वाशिंगटन डीसी में, वो अपने आप में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना भयानक एक पूरा प्रकरण था। तो उसकी गंभीरता को देखते हुए और उस भीड़ को उकसाने में
राष्ट्रपति ट्रम्प का जो भाषण उसके ठीक पहले जो लगभग 1 घंटा उन्होंने बोला भीड़ को, तो उसकी गंभीरता को अंडरलाइन करते हुए ये डेमोक्रेटिक पार्टी की जो हाउस लीडर हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, वो उन्होंने एक लेटर दिया पहले उपराष्ट्रपति को कि आप संवैधानिक व्यवस्था के हिसाब से आप उनको हटाइए, कैबिनेट हटा सकती है और उस स्थिति में उपराष्ट्रपति जो है वो कार्यभार संभालेंगे। लेकिन वो पहले भी इंडिकेट कर चुके हैं कि वो ऐसा नहीं करेंगे, तो इन्होंने अब हाउस में ये फैसला लेने के लिए प्रस्ताव रखा है। इसका मतलब पॉलिटिकल ज्यादा है, इसका मतलब सिंबॉलिक ज्यादा है, इसका एक संदेश का मतलब है इस कार्रवाई का। इसमें देखिए पहली चीज तो ये कि 2-4-5 दिन इसी बहस में लग जाएंगे, फिर आपका सीनेट में जाएगा, यहाँ से पास भी हो जाता है तो, और पास हो ही जाएगा क्योंकि पिछले साल 2019 में एक इम्पीचमेंट प्रस्ताव पारित हो चुका है प्रेसिडेंट ट्रम्प के अगेंस्ट में। प्रस्ताव पास होना तो कोई बहुत इम्पोर्टेंट चीज नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि अमेरिकी सिस्टम इस बात को अंडरलाइन करना चाहता है कि इतनी बड़ी गलती करने के बाद भी आप आराम से राष्ट्रपति रिटायर नहीं हो सकते हैं। तो ये इसका सिंबॉलिक महत्व है इस इम्पीचमेंट प्रोसेस का। अच्छा प्रकाश, इम्पीचमेंट के बाद क्या बदल जाएगा ट्रम्प के लिए? क्या वो अधिकार हैं जिनसे उन्हें हाथ धोना पड़ेगा? देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपतियों को पद से हटने के बाद भी कुछ बड़े अधिकार हैं। बड़े अधिकार ये हैं कि जैसे राष्ट्रपति रहते हुए अगर उन्होंने कुछ किया है तो उसके लिए उनको मुकदमा नहीं चलाया जा सकता बाद में। और एक बहुत बड़ा विशेष अधिकार है, वो यह है कि जो फॉर्मर राष्ट्रपति होते हैं वो कभी भी सिक्योरिटी ब्रीफिंग ले सकते हैं CIA से, या जो भी उनका जो भी मंत्रालय वगैरह होंगे। ये देश दुनिया के मामले में कोई बहुत अति गोपनीय कोई चीज है, कोई सूचना है, कोई फाइल है, उसको पूर्व राष्ट्रपति भी देख सकते हैं, उनको ये विशेष अधिकार है। इम्पीचमेंट प्रोसेस अगर पूरा हो जाता है, जो कि नहीं होगा क्योंकि सीनेट में सुपर मेजॉरिटी चाहिए और तमाम चीजें, तो अगर वो हो जाता है तो प्रेसिडेंट ट्रम्प उस बड़े विशेष अधिकार से वंचित हो जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2 कि आज के बाद से आगे आप पूर्व राष्ट्रपति होने के नाते आप महत्वपूर्ण समारोहों में आप बुलाए जाएंगे, आप डिग्नेटरी रहेंगे, आप जहां रहेंगे आपका एक प्रोटोकॉल में एक आपका नंबर होगा। जो भी उस समय के जो भी पद पे रहने वाले राष्ट्रपति होंगे ठीक उनके बाद आप बैठेंगे। तो ये सारी चीजें आपको कोई इनवाइट नहीं करेगा, आपको वो गणमान्य होने का जो है पदवी जो है वो आपके पास नहीं रहेगी। और ये भी हो सकता है कि इम्पीचमेंट प्रोसेस में अगर इन बात ये होगी राष्ट्रद्रोह हुआ है, ट्रीजन हुआ है या पावर का मिसयूज हुआ है, तो हो सकता है कि सीनेट मुकदमा चलाने की बात भी कर सकती है। और देखिए एक चीज हम लोगों को भी समझना चाहिए कि सवाल सिर्फ इसका नहीं है कि आपकी पेंशन रुक गई, आपका जो है कोई एंटाइटलमेंट छीन लिया गया। आप राष्ट्रपति पद पे हैं, आप देश के सर्वोच्च पद पे आप बैठे हुए व्यक्ति हैं और वहां से आप इस तरीके से बेइज्जत होकर और हाई ट्रीजन का राष्ट्रद्रोह का माथे पे दोष लेके आप व्हाइट हाउस से निकलेंगे, तो ये अपने आप में कितनी बड़ी सजा होगी। उसके सामने तो कोई भी विशेषाधिकार छूटना और हटना जो है वो तो बहुत मामूली बात होगी, जो अपमान और अवमानना आप लेकर जाएंगे प्रेसिडेंट हाउस से। अच्छा प्रकाश, एक जो 2024 में ट्रंप के राष्ट्रपति पद के लिए दावेदारी की जो संभावना बची है, क्या वो भी इम्पीचमेंट के बाद खत्म हो जाएगी? निश्चित रूप से खत्म हो जाएगी। और वो जिन कैंडिडेट को वो सपोर्ट करना चाहते हैं, अगर मान लीजिए वो नहीं लड़े या और दूसरे पदों पे जैसे सीनेट के पद पे या गवर्नर मेयर के पद पे, तो वो भी जो उनके साथी होंगे वो भी थोड़ा दूरी बना लेंगे कि भाई इतना सारा कुछ इनके साथ मसला जुड़ गया है, अगर ये हमारा सपोर्ट करेंगे या ये हमारे नाम की बात करेंगे तो उससे हमारा नुकसान हो सकता है। और एक चीज और होगी इस इम्पीचमेंट प्रोसेस से कि रिपब्लिकन पार्टी पर ये दबाव पड़ेगा, उनके नेताओं पर ये दबाव पड़ेगा कि आप अब क्लियर कट इस पे पोजीशन लीजिए। चुनाव की धांधली तो एक ऐसी बात हो सकती है कि उसमें मान लीजिए कि मैं ट्रम्प का सपोर्टर नहीं भी फिर भी कह सकता हूँ कि अगर सवाल उठ रहे हैं तो आप जांच करा लें। लेकिन अब तो ये बात तो पूरी तरीके से प्रेसिडेंट ट्रम्प के ऊपर आएगी, तो रिपब्लिकन पार्टी के लोगों पर भी ये दबाव होगा कि वो देश की जनता को क्या यह दिखाना चाहेंगे कि प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी खड़े हैं, या फिर वो ये कहने की कोशिश करेंगे कि रिपब्लिकन पार्टी या मेरी पॉलिटिक्स जो है वो प्रेसिडेंट ट्रम्प की अपनी पॉलिटिक्स और उनके पैंतरे से अलग है। तो ये भी एक देखने की चीज होगी। ये थे वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश केरे। आज तक रेडियो
aajtak.in/radio ये हमारा पता है, लेकिन हम आपके पसंदीदा ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं। गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन जैसे ठिकानों पर भी आप हमें सुन सकते हैं। और अगर YouTube आपकी पसंदीदा जगह है तो वहां पर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए। आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां। और अंत में बात क्रिकेट की, जहां टीम इंडिया ने अपने जज्बे और जुझारूपन का एक बार फिर से लोहा मनवाया। सिडनी टेस्ट ड्रॉ करा लिया है। बड़े लक्ष्य का दबाव, 5वें दिन का पिच, ऑस्ट्रेलिया की सधी हुई गेंदबाजी और खिलाड़ियों की चोट भारतीय टीम का हौसला तोड़ने के लिए नाकाफी साबित हुई। 407 रन के टारगेट का पीछा कर रही भारतीय टीम को आज खेल के शुरुआती क्षणों में ही बड़ा झटका तब लगा जब कप्तान अजिंक्य रहाणे सिर्फ 4 रन के स्कोर पर पवेलियन लौट गए। इसके बाद ऋषभ पंत और चेतेश्वर पुजारा ने भारत की डगमगाती नैया को सहारा दिया और चौथे विकेट के लिए 148 बहुमूल्य रन जोड़े। लेकिन 97 रन के स्कोर पर ऋषभ पंत ने भी अपना विकेट गंवा दिया और इसके कुछ ही देर बाद पुजारा भी 77 रन बनाकर आउट हो गए। 2 सेट बल्लेबाजों के आउट होते ही भारतीय टीम पर हार का खतरा मंडराने लगा। मुसीबत तब और गहरा गई जब 1 रन भागने के दौरान हनुमा विहारी की मांसपेशियों में खिंचाव आ गया। दूसरे छोर पर बल्लेबाजी करने आए रविचंद्रन अश्विन भी कमर के दर्द से परेशान थे। भारत के लिए मैच बचाना लगभग नामुमकिन लग रहा था, लेकिन चोटिल होने के बावजूद हनुमा विहारी और अश्विन ऑस्ट्रेलिया और उसकी जीत के बीच चट्टान बनकर खड़े हो गए। विहारी 161 गेंदों में 23 रन बनाकर नॉट आउट रहे, जबकि अश्विन ने 128 गेंदों में 39 रन की नाबाद पारी खेली। भारत ने इस दौरान कुल 131 ओवर की बल्लेबाजी की और भारतीय टीम ने टेस्ट मैच बचाने के लिए चौथी पारी में इतना ओवर 40 साल पहले खेला था। तो आज तक रेडियो के हमारे साथी कुमार केशव ने इस मैच पर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट मोहम्मद इकबाल से खास बातचीत की है, सुनिए। स्वागत है मोहम्मद इकबाल आपका इस चर्चा में। धन्यवाद कुमार केशव। अच्छा, सिडनी टेस्ट तो टीम इंडिया ने ड्रॉ करवा लिया है और एक कहते हैं ना बैक अगेंस्ट द वॉल, वो पूरी स्थिति थी भारत के सामने। लेकिन भारतीय टीम ने लाख झंझावातों को झेलते हुए घुटने नहीं टेके, है ना। बिल्कुल हार नहीं मानी भारतीय टीम और एक समय तो ऐसा भी लग रहा था कि टीम जीत भी सकती है। तो आपकी एक त्वरित प्रतिक्रिया हो जाए इस पे। बिल्कुल, बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा भारतीय टीम का और यकीनन मतलब किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से भारतीय टीम लड़ेगी तमाम ऑड्स के बीच में, तमाम तकलीफों के बीच में। जो भी टीम के साथ इस वक्त इंजरी की परेशानियां चल रही हैं, इन परेशानियों के बीच ऐसा किसी को उम्मीद नहीं था कि ये टेस्ट मैच भारत ड्रॉ करा लेगा। और बिल्कुल सही कहा आपने कि एक समय तो ऐसा था कि जब भारत टेस्ट मैच जीत सकता था। अगर आप देखेंगे आज सुबह जल्दी रहाणे नहीं आउट होते, कुछ और रन की पार्टनरशिप हो जाती वहां पर पुजारा रहाणे के बीच में। और वो भी छोड़ दीजिए, सबसे बड़ी बात पंत और पुजारा जिस तरह से खेल रहे थे और खासतौर पर पंत जिस तरह से बैटिंग कर रहे थे, कुछ देर अगर वो रुक जाते, अगर वो आउट ना होते तो क्या मालूम ये मुकाबला भारत जीत गया होता। लेकिन जिस तरीके की बहरहाल बैटिंग की भारतीय टीम ने, जिस तरीके का मेंटल स्ट्रेंथ दिखाया है, यकीनन ये बहुत बहुत काबिले तारीफ है और ये ड्रॉ नहीं है, ये जीत के बराबर है। आपने कहा ये ड्रॉ नहीं है, जीत के बराबर है। एक समय भारत की जो कश्ती थी वो डगमगा रही थी पुजारा और पंत के आउट होने के बाद। हनुमा विहारी भी आए तो और आते के साथ उनको हैमस्ट्रिंग की जो इंजरी हुई, उसके बाद से अश्विन और हनुमा विहारी की जो पारी रही है ना, वो एक लाइन है ना, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, वैसी ही पारी रही इनकी। तो हनुमा विहारी पे एक तरीके से तलवार भी लटक रही थी। उनका परफॉर्मेंस जो रहा है सीरीज में काफी अच्छा नहीं रहा है और कहा जा रहा था कि उनका पूरा टेस्ट करियर ही दांव पर है। अब जब उन्होंने ऐसी पारी खेली है तो क्या लगता है आपको? देखिए, हनुमा विहारी के ऊपर बहुत प्रेशर था। इस टेस्ट मैच की ही अगर पर्टिकुलरली हम बात करें तो उन्होंने जो कैचेस छोड़े थे वो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड चल ही रहा होगा। बैटिंग का फॉर्म इस पूरे सीरीज में बहुत अच्छा नहीं रहा है, बहुत अच्छा क्या, अच्छा ही नहीं रहा, लेकिन बावजूद इसके भी उनको खिलाया गया। और अगर यहाँ फेल होते तो यकीनन उनके टेस्ट करियर के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान लग जाता। लेकिन जिस तरीके की उन्होंने पारी खेली है, बेशक उन्होंने रन सिर्फ 23 बनाए हैं, लेकिन जैसा कि रविचंद्रन अश्विन ने भी कहा और तमाम लोग इस बात को मानेंगे कि ये 23 रन किसी शतक से कम नहीं है। अगर ये 23 रन 161 गेंदों पर ना आते, वो 161 गेंदें महत्वपूर्ण है कुमार केशव जो उन्होंने खेली हैं। अश्विन के 128 गेंदें महत्वपूर्ण हैं जो उन्होंने खेली हैं।
अगर ये दोनों बल्लेबाज इतनी गेंदें ना खेलते, वो समय ना निकालते, तो भारत इत्मीनान के साथ ये टेस्ट मैच हार जाता। इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया इत्मीनान के साथ ये टेस्ट मैच जीत जाता। लेकिन जो यहाँ पर जीवटता दिखाई दोनों बल्लेबाजों ने इंजरी से, जैसा आपने कहा हैमस्ट्रिंग हो गई, और हैमस्ट्रिंग के साथ इतना लंबा खेलना आसान नहीं होता है, लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरीके की इच्छा शक्ति वहां पर दिखाई गई दोनों बल्लेबाजों के द्वारा, वो अविस्मरणीय है। मतलब लंबे समय तक याद किया जाएगा। अमूमन हमारी जनरेशन में कोलकाता टेस्ट मैच को जो सौरव गांगुली के नेतृत्व में खेला गया था, जो हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीता था, उस टेस्ट मैच को हम याद करते हैं, एक आइकॉनिक टेस्ट मैच के रूप में उनको हम याद करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो सिडनी वाला टेस्ट मैच अभी अभी खत्म हुआ है, इसको भी एक आइकॉनिक टेस्ट मैच के रूप में याद किया जाएगा। इसलिए भी कि ऑस्ट्रेलिया में इतने ओवर्स चौथी पारी में किसी भी एशियाई टीम ने नहीं खेले थे किसी टेस्ट मैच को ड्रॉ कराने के लिए। तो आप इसी से अंदाजा लगाइए कि बहुत जबरदस्त भारतीय टीम ने इच्छा शक्ति दिखाई, बहुत जबरदस्त मेंटल स्ट्रेंथ दिखाया, और ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में उनका एक एक गेंदबाज, उनका कप्तान, उनके फील्डर्स, जो फ्रस्ट्रेशन उनके अंदर नजर आ रहा था, कप्तान का, ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों का, ऑस्ट्रेलियाई फील्डर्स का जो बॉडी लैंग्वेज इस टेस्ट मैच में दिख रहा था, आखिर में जो झुंझलाहट उनके अंदर नजर आ रही थी। बेशक भारत टेस्ट मैच ड्रॉ करा रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था ये टेस्ट मैच भारत जीत रहा है। हाँ, आपने एप्लीकेशन दिखाने की बात कही, डिटर्मिनेशन दिखाने की बात कही। राहुल द्रविड़ को इससे अच्छा बर्थडे गिफ्ट और क्या मिल सकता था। आज राहुल द्रविड़ का जन्मदिन भी है, तो इस पे आगे बढ़ते हैं। फिर अगला टेस्ट जो है वो गाबा पे खेला जाना है, ब्रिस्बेन में है गाबा। और टीम इंडिया पे जो इंजरी की मार है, एक तरीके से एक के बाद एक खिलाड़ी लगातार इंजर्ड होते जा रहे हैं। रविंद्र जडेजा भी इस मैच में इंजर्ड हो चुके हैं और सीरीज से बाहर हो चुके हैं। हनुमा विहारी की भी स्थिति खराब ही थी आज। तो क्या लगता है अगला टेस्ट जो होगा उसमें टीम के मेंटल स्ट्रेंथ पर इसका कोई असर पड़ेगा, और क्या संभावना है, कैसा कॉम्बिनेशन बन पाएगा अगले टेस्ट में टीम का? देखिए, इंजरीज तो आपके हाथ में नहीं है, परफॉर्मेंस आपके हाथ में है, लेकिन ये जो चोट है, चोट की जो समस्या है, ये इससे आप नहीं निपट सकते, क्योंकि अब कोई खिलाड़ी चोटिल है तो वो है। लेकिन उम्मीद यही करेंगे कि हनुमा विहारी, जिनको कि हैमस्ट्रिंग की समस्या है, मांसपेशियों में खिंचाव है, वो वक्त रहते ठीक हो जाए। और कप्तान रहाणे ने भी एक बात कही कि रविंद्र जडेजा को लेकर के कि उनको जो है फिजियो असेस करेंगे, देखेंगे। अगर वो तो क्योंकि अभी ऑस्ट्रेलिया में ही है, अगर वो अवेलेबल हो जाते हैं अंतिम टेस्ट मैच के लिए, तो फिर ये तो इससे बेहतर कोई बढ़िया बात हो ही नहीं सकती। लेकिन अगर जडेजा नहीं खेलते हैं, तो फिर भारतीय टीम का जो कॉम्बिनेशन है वो गड़बड़ा जाएगा, और कोई ऐसा उनको रिप्लेस करने के लिए खिलाड़ी भी वहां नहीं है। आपके पास वॉशिंगटन सुंदर जरूर ऑस्ट्रेलिया में आपने उनको रोक लिया था T20 सीरीज के बाद, लेकिन जो जडेजा का इम्पैक्ट है वो शायद वॉशिंगटन सुंदर ना डाल पाए। लेकिन देखते हैं कि अब इंजरी किस तरीके से यहाँ से आगे इसकी रिपोर्ट आती है, किस तरह से भारतीय खिलाड़ी फिट होते हैं। अगर नहीं होते हैं फिट, तो फिर ये बहुत बहुत बड़ा झटका होगा भारत के लिए। ठीक बात। इसी नोट पे अपनी इस बातचीत को हम खत्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि रविंद्र जडेजा भी ठीक हों हनुमा विहारी के साथ, ताकि जो विनिंग कॉम्बिनेशन है टीम इंडिया का वो बरकरार रहे और गाबा में भी टीम कम से कम जीतने में कामयाब हो। तो आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी में खेले गए टेस्ट मैच के प्रदर्शन पर बात कर रहे थे कुमार केशव और मोहम्मद इकबाल। खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। इसी के साथ आज दिन भर में बस इतना ही। इस कार्यक्रम की साउंड मिक्सिंग की है कपिल देव सिंह ने। कार्यक्रम से जुड़ा अगर आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो आप हमें radio@aajtak.com पर ईमेल कर सकते हैं। इसके अलावा ऑडियो प्रोग्राम सुनने के लिए अगर आप किसी तरह के ऑडियो OTT प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, जैसे स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, पॉडचेजर और भी तमाम, तो वहाँ हमें खोजिए, हमारे कार्यक्रम खोजिए, उन्हें सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको समय से अपडेट मिलता रहे। अमन गुप्ता के साथ थे आप। इजाजत चाहूँगा। नमस्कार। सुबह सुबह ऐसा लगता है कि सबकी गाड़ी छूट रही है, लेकिन न्यूज़ भी तो मिस हो रही है। स्कूल, कॉलेज या ऑफिस की पूरी तैयारी तो हो जाती है, मगर देश दुनिया की अपडेट्स ले पाते हैं क्या? तो आपकी प्रॉब्लम का स्मार्ट सॉल्यूशन ये है कि अपनी सुबह की शुरुआत आप आज तक रेडियो के साथ कीजिए। कल क्या हुआ और आज क्या हो सकता है, सटीक एनालिसिस, पहले बड़ी खबरें और फिर अखबारों के चुनिंदा मोती। ये है सुबह का खबरनामा, आज का दिन।
मेरे यानी नितिन ठाकुर के साथ।